हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम जानने वाले हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या होती है। इसके बाद अनुसूचित जाति जो एससी होती है और एसटी, इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, पिछड़ा वर्ग क्या कहलाता है, सामान्य वर्ग क्या होता है, और यदि किसी जाति को एससी और एसटी में शामिल करना है तो किस तरीके से उनको शामिल किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको तो जातियों के फुल फॉर्म पता होने चाहिए कि एससी का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, एसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओबीसी क्या कहलाती है। ठीक है, तो इनके जब आपको फुल फॉर्म पता होंगे तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए, कभी कभी एससी ना लिख करके अनुसूचित जाति लिख देते हैं, या फिर कहीं कहीं आपने देखा होगा केवल आ और जा करके लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, जिसे हम अनुसूचित जाति कहेंगे। अब एसटी का और एससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अनुसूचित जाति क्या है। एससी, इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अब अनुसूचित जाति अर्थात एससी किसे कहा जाता है, तो ऐसे वर्ग को कहा जाता है जो छुआछूत और उत्पीड़न का शिकार है। मतलब एक बहुत समय पहले की बात है, जब ऐसा मतलब इस तरीके से रीति रिवाज था इनका, तो उसको क्या कहा गया था, एससी कहा गया था, जिन्हें मुख्य धारा से पहले अलग भी रखा गया, लेकिन साधारण या आम भाषा में इन्हें दलित या हरिजन भी कहा गया। ठीक है, 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उसके अनुसार भारत में अनुसूचित जाति जो थी एससी, इनकी आबादी 16.6 करोड़ थी। अब 10 साल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से आपकी जनगणना होती है, तो फिर ये जो है डाटा चेंज हो जाता है। यह देश की आबादी का कितना था, 2011 में 16% था। टोटल आबादी कितनी होती, 100%, तो 100 का 16% क्या था, आपका एससी वर्ग था। और प्रत्येक 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना में इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो पहले जो एससी वर्ग था वो किसे माना जाता था, छुआछूत और जो उत्पीड़न के शिकार थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एससी जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इसको दलित कहा गया और किसने इसे दलित या हरिजन कहा, ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। अब देखते हैं अनुसूचित जाति शब्द सबसे पहले कहाँ से आया। ठीक है, तो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यदि आप एससी वर्ग में आते हैं तो सबसे पहले एससी जाति का जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया, अनुसूचित जाति शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले साइमन कमीशन द्वारा किया गया। यह आयोग 1928 में ब्रिटिश सांसद सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आया था और उन्हीं के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो 1919 में किए गए संवैधानिक सुधार की समीक्षा करना। इसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। इस अधिनियम में अनुसूचित जाति शब्द को पहली बार भारत के किसी कानून में शामिल किया गया था। तो अनुसूचित जाति शब्द को भारत के संविधान में कब शामिल किया गया, तो 1935 में जो अधिनियम बनाया गया इस रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, फिर अधिनियम में अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान का मतलब होता है जो अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के उम्मीदवार हैं उनका एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में खड़े होना। यह व्यवस्था संसद और विधानसभाओं के छोटे समुदायों के प्रतिनिधित्व देने के लिए अपनाई जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्राचीन काल में जो अनुसूचित जाति थी इनको टूटा फूटा आदमी कहा गया था। किसके अनुसार, अंबेडकर के, अर्थात जो लोग खंडित हैं, मतलब एक समूह में ग्रुप में नहीं होते, जो परिपूर्ण नहीं होते, उन्हें अंबेडकर ने क्या कह दिया था, टूटा फूटा। लेकिन महात्मा गांधी उन्हें हरिजन कहते थे, किसे, हमारे एससी वर्ग को। हालांकि हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले नरसिंह मेहता का जो भजन है वैष्णव जन तो तैने कहिए में किया गया था। 1931 में जनगणना में उनके लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया। किसके लिए, एससी के लिए। जो 1931 में जनगणना हुई थी उसमें क्या कह दिया, दलित। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में एससी जाति, नस्ल या आदिवासी समूह को अनुसूचित जाति के रूप में, जिसे सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया। महात्मा गांधी ने दलित समुदाय को गलत बताया, मतलब जो अंबेडकर ने दलित कहा था महात्मा गांधी ने इसे क्या कह दिया, गलत कह दिया, और उन्हें
इन्हें हरिजन, अर्थात हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे, कहकर इन्होंने संबोधित किया। उन्होंने हरिजन नाम से 3 पत्रिकाएं भी निकाली हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी अनुसूचित जाति है इसका उल्लेख कहाँ कहाँ कैसे मिलता है, किस रूप में किया गया। अब हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति क्या कहलाती है, अर्थात एसटी। एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अनुसूचित जनजाति को हिंदी में और शॉर्ट फॉर्म में आ जा करके लिखा जाता है, अर्थात अनुसूचित जनजाति करके लिखा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी उन समूहों की एक सरकारी सूची है जो आमतौर पर मुख्य धारा या समाज से अलग थलग थे। मतलब एसटी समुदाय के जो लोग हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, जिन्हें आदिवासी, इनका पूरा रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग होता है। इनके अपने तौर तरीके, अपने रीति रिवाज होते हैं, वो आपके एसटी वर्ग में आते हैं। तो इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और इनके रीति रिवाज भी अलग होते हैं। ये लोग अपने नियम कायदे बनाकर उसका पालन भी करते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में मिलते हैं। उनकी आदिमता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ापन उन्हें अन्य जातीय समूहों से अलग करता है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें हम आदिवासी कहते हैं। अनुसूचित जनजातियों की गणना भी हर 10 साल में होती है। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके मुताबिक इनकी जो आबादी थी वो 10.43 करोड़ थी। यह देश की कुल आबादी का 8% से अधिक है। देश भर में 705 अनुसूचित जातियां रहती हैं। देश भर में 705 अनुसूचित जातियां हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर ओबीसी क्या कहलाता है, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें कहते हैं। फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास होता है, अर्थात वह जाति वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो इनको अलग से सरकार द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो पिछड़ी जातियों में आते हैं, इन्हें पिछड़ा वर्ग कहते हैं। आज़ादी के बाद से ओबीसी की गणना जनगणना में नहीं की गई, हालांकि इस वर्ग मतलब इसकी जो मांग है वो की जा रही है। तो ये आरक्षण का प्रावधान इनके लिए अलग होता है, एससी एसटी ओबीसी के लिए। ठीक है, अब जो अनारक्षित श्रेणी होती है जिसे हम अनरिजर्व्ड कहते हैं, यूआर कहते हैं, उसमें आपका जनरल वर्ग आ जाता है। तो जनरल वर्ग क्या होता है, वह जातियों का समूह जो ना तो एससी हैं, ना ही एसटी हैं और ना ही ओबीसी हैं। वो किस में आते हैं, आपके जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं। इन्हें सवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग क्या है। अब यदि किसी जाति को एससी और एसटी में शामिल करना है तो किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पर जो है इसके अधिकार होते हैं, किस तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। तो संविधान का जो आर्टिकल 342 है उसके तहत किसी भी जाति को एससी और एसटी की सूची में शामिल करने का अधिकार केवल किसको होता है, आपके संसद को होता है। यदि किसी जाति को एससी या एसटी में शामिल करना है तो राज्य सरकार पहले इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। ठीक है, फिर केंद्र सरकार प्रस्ताव को भारत के रजिस्ट्रार जनरल को भेजेगी। फिर जो रजिस्ट्रार जनरल की मंजूरी मिलने के बाद इसे एससी या एसटी आयोग को भेजा जाता है। अलग अलग आयोग होते हैं सबके। ठीक है, तो आयोग को भेजेगी। फिर जब यहाँ मंजूरी मिल जाती है तो यह जो है फैसला कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट में मंजूरी के बाद यह संसद में वापस आता है और संसद में मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति इससे जुड़ा आदेश जारी करता है और फिर यह कानून बन जाता है। और फिर वह वर्ग जो है जिस वर्ग में मतलब ये प्रस्ताव भेजा गया है एससी या एसटी में तो शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसी भी जाति को एससी और एसटी में शामिल करने की। अब जब जैसे जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, तो शैक्षिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और जैसे ही इनमें सुधार हो जाता है तो फिर एक कानून बना दिया जाता है और उसको उच्च वर्ग में डाल दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस रहती है। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।